मित्रों, आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सब जानते हैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर शीतकालीन सत्र विधानसभा का चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को सरकार द्वारा टालने के प्रयासों को लेकर और सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति को लेकर हमने पहले ही दिन नियम 67 में स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस पर परसों भी चर्चा हुई, कल भी चर्चा होती रही और कल चर्चा के दौरान जिस तरह से हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने तथ्यहीन और निराधार बयानबाजी की है और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अमर्यादित टिप्पणियां की है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। चर्चा का विषय पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों चुनाव को समय पर कराने का था, परंतु मंत्री जी इस विषय पर बोलने की बजाय अन्य विषयों पर ही अपना ज्ञान बांटते रहे। कारण शायद ये था क्योंकि सरकार ये चुनाव टालने का ठीकरा अप्रत्यक्ष रूप से उन पर फोड़ रही थी। सरकार ये चुनाव समय पर नहीं हो सकते, इसके लिए आपदा का बहाना ले रही थी, डिजास्टर एक्ट का सहारा ले रही थी और ये कह रही थी कि अभी तक हमें प्रभावितों को राहत पहुंचानी है, हमें पुनर्निर्माण का काम करना है। इसलिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जहां लोक निर्माण मंत्री या उप मुख्यमंत्री निशाने पर थे, वहीं सबसे ज़्यादा निशाने पर अगर कोई थे तो वो राजस्व मंत्री थे। इसलिए अपने मन की खींच को निकालने के लिए, अपने मन की हताशा को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने मुख्य विषय पर चर्चा करने की बजाय ऐसे अनेक विषयों पर चर्चा की जिसका इस विषय से कोई दूर का भी वास्ता नहीं था। नेता प्रतिपक्ष जी के बारे में टिप्पणियां, हमारी पार्टी के अन्य लोगों के बारे में टिप्पणियां, और हद तो तब हो गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आधारहीन बयानबाजी उन्होंने शुरू की। हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 में विजयदशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसकी शुरुआत की थी। इस देश को फिर से विश्वगुरु बनाना है, इस महान लक्ष्य को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम शुरू हुआ था और उसके बाद आज़ादी के आंदोलन में स्वयंसेवकों ने भाग लिया और आज बढ़ता बढ़ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बना है। इसकी दिक्कत, इसकी परेशानी निश्चित रूप से कांग्रेसी नेताओं को है। लोकतंत्र में उन्हें आलोचना का भी अधिकार है, परंतु आलोचना तथ्यों पर आधारित हो, आरोपों का कोई आधार हो। निराधार
और तथ्यहीन बयानबाजी का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। उन्होंने जो भी कहा, एक भी बात संघ के बारे में सत्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश में व्यक्ति निर्माण का काम करता है, अपनी नियमित शाखाओं के माध्यम से स्वयंसेवकों में अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति जैसे गुण पैदा करता है, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन ने आजादी की लड़ाई में तो योगदान दिया ही, परंतु आजादी के बाद भी इस देश के अंदर ऐतिहासिक काम किया है। हम सब जानते हैं 1962 में भारत चीन की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, और उस युद्ध के समय सैनिकों को बॉर्डर पर, सीमा पर भोजन तक की व्यवस्था करने का काम, राहत सामग्री पहुंचाने तक का काम, घायल सैनिकों का उपचार करने तक का काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। और उसी से प्रभावित होकर 1963 में उस समय के प्रधानमंत्री, इन्हीं कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1963 में 26 जनवरी को जो दिल्ली के लाल किले के समक्ष परेड होती है, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था। 3,500 स्वयंसेवक 1963 में 26 जनवरी की परेड में शामिल हुए थे। यही नहीं, कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगाई, इस देश में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई, विपक्षी नेताओं को जेलों में बंद किया गया, मीसा तक का कानून लगाया गया, हर बोलने वाले की आवाज बंद की गई, मीडिया वालों को तो उनके दफ्तर बंद कर दिए गए, और जो फिर भी कहीं पत्रकारिता करते थे उनको भी जेलों में भेजा गया। उस इमरजेंसी का विरोध भी सबसे ज्यादा किसने किया था? तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया था, अंडरग्राउंड रहकर किया था। हजारों स्वयंसेवक जेलों में गए थे, परंतु इस देश को उस आपातकालीन स्थिति से छुटकारा दिलाने में अगर अन्य विपक्षी दलों की भूमिका रही है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसलिए समय समय पर जब जब देश को आवश्यकता पड़ी, स्वयंसेवकों ने सेवा के काम किए। गुजरात में, कच्छ में भूकंप आया, सबसे पहले राहत कार्यों में स्वयंसेवक जुटे। कहीं कोई दुर्घटना घटती है, कहीं कोई आपदा आती है, बिना प्रचार प्रसार किए सेवा के काम में जुट जाते हैं, तो वो संघ के स्वयंसेवक जुट जाते हैं। कोरोना काल में जब हर कोई घर के अंदर था, कोई घर से बाहर निकलता तक नहीं था, तो लोगों को मास्क पहुंचाने का काम, लोगों को, गरीब लोगों को भोजन व्यवस्था करने का काम, उपचार करने का काम, दवाई देने का काम, और यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान करने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। सेवा कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आज भी आप देखेंगे, शायद वो प्रचार प्रसार नहीं करते, परंतु हर बड़े स्वास्थ्य संस्थान के साथ सेवा भारती का जो है वो वहाँ कार्यालय काम करता है, आम गरीब आदमी मरीज की मदद करता है। हमारे बिलासपुर का कोठीपुरा का एम्स के इसका उदाहरण है। अनेक ऐसे
प्रकल्प सेवा के हमारे संघ के स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जाते हैं। वनवासी क्षेत्र में वहां के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, वो भी देश की मुख्य विचारधारा से जुड़े, उनमें भी राष्ट्रभक्ति अनुशासन के गुण आए, उसके लिए संघ का ही प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है, जिसमें अनेक स्वयंसेवक पूरा जीवन देकर काम करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, जहां सरकारें स्कूल नहीं खोल पाती, वहां संघ के स्वयंसेवक एकल विद्यालय चलाकर उन आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। राष्ट्रवादी शिक्षा संस्कारों से जोड़ने का काम विद्या भारती के हजारों स्कूल इस देश में कर रहे हैं। कितने काम गनाए। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस देश के अंदर व्यक्ति निर्माण का काम करता है। नियमित शाखा के माध्यम से व्यक्ति में अनुशासन का गुण आए, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो, चरित्र निर्माण हो, वो देश का आदर्श नागरिक बने, ये उद्देश्य लेकर हमारे संघ के स्वयंसेवक काम करते हैं। इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा संघ के स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर काम किया है। चाहे दादरा नगर हवेली गोवा का मुक्ति आंदोलन हो, और चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने की बात हो, इन मुद्दों में संघ ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई, संघर्ष किया। और आज संघ के स्वयंसेवक हरेक क्षेत्र में जाकर इस देश की सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, और लोगों को इस देश के साथ जोड़ने की बात करते हैं। उद्देश्य यही है कि इस देश का पुनर्निर्माण हो, फिर से ये देश विश्व गुरु बने। मैं बौखलाहट समझ सकता हूं, क्योंकि ये साल संघ का शताब्दी वर्ष है। 100 साल संघ के पूरे हुए, इसलिए शताब्दी वर्ष पर संघ बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा। वैसे तो हर साल विजयदशमी के दिन पंथ संचलन के कार्यक्रम होते हैं, परंतु इस वर्ष कार्यक्रम बड़े स्तर पर हुए, और उन कार्यक्रमों में उमड़ी संघ के स्वयंसेवकों की संख्या देखकर कांग्रेस के नेताओं की रात की नींद उड़ी है। इसलिए इनको उन्हीं के सपने आते हैं। अभी तो साल भर कार्यक्रम चल रहे हैं, परंतु मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर संघ को समझना है तो संघ की शरण में आना पड़ेगा। मात्र आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। संघ पर प्रतिबंध भी लगे, परंतु उसके बावजूद भी संघ का काम कई गुना ज्यादा बढ़ा। इसलिए आलोचना से संघ के काम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेसी नेताओं से, विशेषकर राजस्व मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, होती है दिक्कतें, हम भी मानते हैं, समस्याएं होती हैं, घर की समस्याएं भी होती हैं, परिवार की समस्याएं भी होती हैं, आपकी भी हैं, परंतु इसका मतलब नहीं कि घर की समस्याओं का गुस्सा आप किसी दूसरे पर निकालें, उनको घर में सुलझाएं और अपना जो काम आपको दिया गया उसको निभाएं। आप हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं, आपके जिम्मे आपदा के दौरान लोगों तक राहत पहुंचाना, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के काम करना है। परंतु आप उन कामों को करने की बजाय धारा 118 कैसे लचीली हो जाए, धारा 118 के प्रावधान कैसे समाप्त हो जाएं, कैसे अपने चहेतों को धारा 118 का लाभ देकर हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जमीन कौड़ियों के भाव बेची जाए।
आप तो उस काम में लगे हैं। और इस धारा 118 के मुद्दे पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से लोग शरेआम घूम रहे हैं, हमारे को लाइए मामला, हम करवाते हैं, लेन देन की बातें हो रही हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। इसलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसको बंद करिए, इसको सुधारिए। हिमाचल जिसको बेचने का काम ये सरकार कर रही है, उसको रोकने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी राजस्व मंत्री की है, उसको निभाए। आपदा में राहत, पुनर्निर्माण, पुनर्वास का काम करें, ना कि आपदा के जाने के 6 महीने बाद होने वाले चुनाव को भी आपदा के नाम पर टालते हैं। ये जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग दूसरों पर लांछन लगाकर, दूसरों पर अभद्र टिप्पणियां कराकर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री को अपनी इन शब्दों को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें उन्होंने बोली है, ना इनमें कोई सत्यता है, ना इनके कोई प्रमाण है। इसलिए माफी वो मांगे, सार्वजनिक रूप से मांगे, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है।